आज का हमारा टॉपिक है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के हम लोग कॉजेज़ और मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस होता है एक सेल डेथ की एक टाइप है और ये क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। सबसे पहले क्या होता है? सेल की इंजरी होगी। जब भी किसी सेल की इंजरी होती है तो सेल अपने आप को अडेप्टेशन की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले सेल अपने आप को अडेप्ट करता है। अगर वो अपनी अडेप्ट करने के बाद अगर अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है, मतलब उसका न्यूक्लियस बिल्कुल ठीक है, उसके न्यूक्लियस को इंजर्ड नहीं हुआ, तो वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। और अगर वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस नहीं आता तो अडेप्टेशन उसकी क्या होती है? अनएबल होता है अडेप्टेशन के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल सेल इंजरी उसको बोलेंगे। अब जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके आगे दो टाइप्स होती हैं, या तो एपोप्टोसिस हो जाती है या फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। एपोप्टोसिस क्या होती है? एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। और दूसरा हम लोग इसको सुसाइडल अटेम्प्ट भी कहते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट ऑफ सेल डेथ। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस तो हमें पता है कि एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। इसमें जो एपोप्टोसिस होता है वो चूँकि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ये बेनिफिशियल फॉर सेल होती है। ये बेनिफिशियल होती है फॉर सेल। और इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज नहीं होते। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज नहीं होते। सेल की इंजरी होगी, उसके इंजर्ड होके वो अपने सेल को एपोप्टोसिस करेगा, फेगोसाइटोसिस वगैरह कर लेगा, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स उसमें क्या होंगे? एक्टिवेट नहीं होंगे। सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं एपोप्टोसिस की। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं एपोप्टोसिस की? दो तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं, एक फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकती हैं और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में कौन कौन सी आती हैं? पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजी ये क्यों? चूँकि जो एपोप्टोसिस है ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, तो फिजियोलॉजिकल इसमें क्या आएगा? कॉजेज़ क्या होंगी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर पैड्स यहाँ पे बन जाते हैं, तो एपोप्टोसिस होती है और हमारी फिंगर्स क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये भी अपोप्टोसिस की फिनोमिना की वजह से होता है, तो ये भी एक कॉज है इसकी। देन है हमारे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट कैसी होगी हमारी अपोप्टोसिस? कि अगर कोई फीमेल है तो फीमेल में पहले क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन अपोप्टोसिस के ज़रिए वो सेल क्या होते हैं? अपने नंबर में कम होते जाते हैं ग्रेजुअली। तो ये भी अपोप्टोसिस के फिनोमिना की वजह से होता है। सेकेंड है हमारे पास ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस। इम्यून रिस्पॉन्सेस में अब कैसे अपोप्टोसिस का फिनोमिना इन्वॉल्व होता है? रिस्पॉन्सेस, हमारे पास एक एंटीजन आया है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है, तो हमारे ल्यूकोसाइट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ल्यूकोसाइट्स आए हैं, 10 ल्यूकोसाइट्स आए हैं, 5 इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं बैक्टीरिया को किल करने में, फेगोसाइटोस करने में, ठीक है, बाकी 5 रह गए हैं। अब जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी क्या करेगी? अपोप्टोसिस के फिनोमिना के ज़रिए इस ल्यूकोसाइट्स को क्या करेगी? किल कर देगी। क्यों किल करेगी? ताकि ये सेल्फ एंटीजन के साथ जाके अटैच ना हो, उनके साथ अटैच होकर हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे। तो हम लोग क्या करेंगे? ये भी अपोप्टोसिस के फिनोमिना के ज़रिए क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्सेस होंगे। देन है हमारे पास पैथोलॉजिकल कॉजेज़। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में हम लोग क्या कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं? पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में जैसे ग्रोथ सिग्नल विदड्रॉ हो गए, तब भी हमारे पास एपोप्टोसिस हो सकती है। सेकेंडली क्या हो गया? हमारे पास डीएनए डैमेज हो गया। ये हमारा एक सेल है, ये उसका डीएनए है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए डैमेज हो गया। जब ये डीएनए डैमेज होगा तो अपोप्टोसिस के ज़रिए सेल क्या करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा ताकि म्यूटेशन ना हो और म्यूटेशन पूरी बॉडी में फैल ना जाए। तो ये भी क्या होता है? अपोप्टोसिस के ज़रिए होता है। देन है हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। इन केस ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हमारे जो बॉडी होती है वो अपोप्टोसिस का फिनोमिना करती है ताकि इन प्रोटीन्स को किल किया जा सके।
ये थी इनकी कॉजेज़। उसके बाद फिर हम मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है? मैकेनिज़म्स ऑफ अपोप्टोसिस। मैकेनिज़्म ऑफ अपोप्टोसिस दो तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं, दो तरह के पाथवे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले सिग्नल आएगा, कोई भी हमारी बॉडी में सिग्नल आए, स्टिमुलस वगैरह आए। अब देखते हैं स्टिमुलस कौन से हो सकते हैं। स्टिमुलस फॉर एग्जांपल हमारे ग्रोथ फैक्टर्स कम हो गए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, डीएनए डैमेज हो गया है, डैमेज डीएनए हो गया, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गई हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गई हैं। तो अब ये क्या करेंगे? सब सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। किसको सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे? चलिए देखते हैं। ये डीएनए ग्रोथ फैक्टर्स कम हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गया। अब ये सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा सेल है। अब किसको ये सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे? हमारी सेल के अंदर होते हैं PH3 फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स होते हैं? PH3 फैक्टर्स होते हैं जो सेंसर के तौर पे काम करते हैं, एक्ट एज अ सेंसर के तौर पे काम करते हैं, जो इन सारे डिफॉर्मिटीज़ को सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद क्या करेंगे? ये PH3 फैक्टर्स ये हमारे एक फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे बॉडी में। फैक्टर फैमिलीज ऑफ 20 प्रोटीन्स को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करेंगे तो फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? किसको प्रोड्यूस करेंगे? BCL2 फैमिली को एक्टिवेट कर देंगे। BCL2 फैमिलीज में क्या होते हैं? इसमें बैक्स और बैक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बैक्स और बैक कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब BCL2 फैमिली एक्टिवेट हो गई है। जब BCL2 फैमिली एक्टिवेट होती है तो फिर ये क्या करती है? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एज अ चैनल काम करती है। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये एज अ चैनल जाके काम करेगी। ये BCL2 फैमिली जब उसके जाके अटैच हो जाएगी, मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाके अटैच हो जाएगी, चैनल्स बना लेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? रिलीज़ करेगा कुछ साइटोक्रोम C को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट साइटोक्रोम C। जो हमारे पास साइटोक्रोम C होते हैं वो एक प्रोटीन के कैस्केड को एक्टिवेट करेंगे। कैस्केड 9 को एक्टिवेट करेंगे। जो हमारे कैस्केड 9 हो गया, अब वो दो तरह की एक्टिवेशन करेंगे, दो तरह की चीज़ों की एक्टिवेशन करेंगे। एक तो ये ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, क्योंकि हमें पता है साइटोस्केलेटन ही वो बेस होती है जिसपे हमारा सेल क्या होता है? खड़ा होता है। देन हमारे पास क्या एक्टिवेट करते हैं? एंडोन्यूक्लियसिस को, एंडोन्यूक्लियसिस को एक्टिवेट करेगा। क्या हुआ है? सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स कम हो गए हैं, डीएनए डैमेज हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आ गई हैं। इन्होंने क्या किया है? सेल है हमारे पास, सेल के अंदर क्या होते हैं? PH3 फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेंस करते हैं इन सारी डिफॉर्मिटीज़ को। उन्होंने सेंस किया, फिर हमारे पास इन्होंने एक्टिवेट किए एक फैमिली को, BCL2 फैमिली को उसने एक्टिवेट किया, जो उन फैमिली में क्या पाए जाते हैं? बैक्स और बैक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उस फैमिली में, तो उसको एक्टिवेट किया है। जब ये कंपोनेंट्स एक्टिवेट, फैमिली एक्टिवेट हुई है, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चैनल्स बनाए हैं। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स बनाए हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एक चीज़ रिलीज़ की है, साइटोक्रोम C रिलीज़ किया माइटोकॉन्ड्रिया ने। जब साइटोक्रोम C इसने रिलीज़ किया तो साइटोक्रोम C ने आगे क्या एक्टिवेट किया? कैस्केड 9 को एक्टिवेट किया। जब कैस्केड 9 एक्टिवेट हुआ है तो फिर हमारे पास एंडोन्यूक्लियसिस एक्टिवेट हुए हैं और साथ साइटोस्केलेटन की ब्रेक डाउन हुई है। जो एंडोन्यूक्लियसिस का क्या काम होता है कि हम लोग जो हमारे सेल में न्यूक्लियस है उसको क्या होती है? ब्रेक डाउन करते हैं। सेल की न्यूक्लियस को इसने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। ये हमारे सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर इसने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। जब न्यूक्लियस की इसने ब्रेक डाउन कर दिया है और न्यूक्लियस को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रेगमेंट्स में जब न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर दिया तो ये फ्रेगमेंट्स क्या हो गए हैं? अब
अब ऑर्गेनेलीज भी हमारे पास डैमेज हो गया, न्यूक्लियस भी हमारे पास डैमेज हो गया, सब कुछ डैमेज हो गया एपोप्टोसिस के फिनोमिना के ज़रिए। तो अब इसने बॉडी से बाहर तो निकलना है, अब ये क्या बनाएगा, फ्रैगमेंट्स जो होंगे ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाएंगे। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ के ज़रिए सेल से बाहर जाएंगे। एपोप्टोटिक बॉडीज़, ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ के ज़रिए सेल से बाहर जाएंगे, एज अ बल्ज बनाएंगे। तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ के ज़रिए सेल से बाहर जाएंगे। ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं अभी क्या एक सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, किनको सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, हमारे मैक्रोफेजिस को। हमारे मैक्रोफेजिस को क्या करेंगे, सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे मैक्रोफेजिस होते हैं इनका क्या काम होता है, इनगल्फ करना। हमारे मैक्रोफेजिस आएंगे और इनगल्फ कर लेंगे इनको, ये सारे इसको इनगल्फ कर लेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज़ को। तो इस तरह क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये एक इंट्रिंसिक फिनोमिना था। इसमें क्या था, इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी क्यों कहा जाता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। और इस तरह ये एपोप्टोसिस हो जाती है सेल की। देन है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे की तरह एक्सट्रिंसिक पाथवे बिल्कुल सेम है, बस इसके रिसेप्टर की इसमें डिफरेंसेस हैं। ये हमारे पास एक सेल है, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, TNF फैक्टर टाइप 1 रिसेप्टर्स होते हैं। ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर टाइप 1 रिसेप्टर्स होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, एक कैप सी इनमें लगी होती है। इनको एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम लोग डेथ कैप पाथवे भी बोलते हैं, इसको हम डेथ कैप पाथवे भी बोलते हैं। ये रिसेप्टर्स इनके ऊपर लगे होते हैं। जब भी इस रिसेप्टर्स के ऊपर कोई लिगामेंट्स आके अटैच होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फैस लिगामेंट्स आके अटैच हुए हैं इसमें। अब फैस लिगामेंट्स हमारे पास कहाँ से आए हैं, हमारे यूजली ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स में पाए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में फैस लिगामेंट्स यहाँ पे जाके अटैच होंगे। जब फैस लिगामेंट्स अटैच होंगे तो फिर ये जो रिसेप्टर है क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास एडेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। एडेप्टर प्रोटीन ये प्रोड्यूस करेंगे। एडेप्टर प्रोटीन क्या एक्टिवेट करेंगे, कैस्केड 8 को प्रोड्यूस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब कैस्केड 8 को एक्टिवेट करेंगे तो फिर जो इंट्रिंसिक पाथवे में जो फिनोमेना हुआ था वही होगा। क्या हुआ था कि एक्टिवेट करेंगे ये एंडोन्यूक्लियसिस को, देन ये एक्टिवेट करेंगे किसको, ब्रेक डाउन करेंगे साइटोस्केलेटन को। फिर उसके बाद वही फिनोमिना है कि एंडोन्यूक्लियसिस है तो फिर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगी, जब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगी तो फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी। तो उसकी क्या हो जाएगी, वो सेल से बाहर निकल जाएंगे एपोप्टोटिक बॉडीज़, और माइक्रोफेजेस वगैरह आएंगे और इसको क्या करेंगे, इनगल्फ कर देंगे। तो ये हमारे पास थे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।